अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि औरंगज़ेब ने हुकूमत की 1618 से लेके 1707 तक। ठीक है, और ये सब कुछ वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास पावर थी और उसी पावर के बलबूते पर वो एरियाज़ को कॉन्कर कर रहा था, मुख्तलिफ एरियाज़ पे अपना कब्जा जमा रहा था। ठीक है, यहाँ पे की क्वेश्चन में बात हो रही है, हाउ सक्सेसफुल एन इम्पीरियर वॉज औरंगज़ेब। वो कितना सक्सेसफुल रहा एज एन इम्पीरियर, एज एन रूलर। कौन? औरंगज़ेब। टू वॉट एक्सटेंट वॉज औरंगज़ेब टू ब्लेम फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। आप किस हद तक औरंगज़ेब को ब्लेम कर सकते हो, यानी उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि उसने डिक्लाइन का वो ज़िम्मेदार है किस चीज़ का, कि मुग़ल जो है वो औरंगज़ेब जो है वो किसका ज़िम्मेदार है, मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का ज़िम्मेदार वो है। तो आप किस हद तक उस पर ये ब्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम डाल सकते हो। ठीक है, औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पीरियर। औरंगज़ेब जो था वो आखिरी मुग़ल एम्पीरियर था और उसने अपने ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा लड़ने में गुजार दिया, हिंदू चीफ्तान के साथ, राजपूत के साथ और मराठा के साथ। और वो चाहता था कि वो फॉलो करे तुगलक्स को। इम्यूलेट का मतलब होता है फॉलो करना या एग्जामिन करना। वो तुगलक को देख रहा था कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एंड एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर इनटू द डिकान इन द साउथ। और जो है वो कैसे बाउंड्रीज़ को अपनी एक्सपेंड कर पा रहे थे डिकान में, साउथ में। ठीक है, वो तुगलक भी जो है वो आगे बढ़ रहे थे, वो भी अपना जो है वो डिकान प्लेटो में साउथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वो चाहता था कि वो भी जो है इन सब पे कब्जा हासिल कर ले। औरंगज़ेब जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर था। कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर ये का मतलब ये है कि उसकी लाइफ में उसके दूसरे लोगों के साथ काफ़ी डिसएग्रीमेंट होते रहे थे। और जो हिस्टोरियंस हैं वो भी एग्जामिन करने की कोशिश करें, एसेस का मतलब होता है एग्जामिन करने की कोशिश करें कि वो किस तरह का हुक्मरान था और किस हद तक वो ज़िम्मेदार है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के होने में। ठीक है, हाउ डिड औरंगज़ेब गेन पावर, किस तरह उसे पावर मिली थी। विक्ट्री इन बैटल गेव औरंगज़ेब द पावर टू मूव अहेड। जैसे जैसे वो जो है वो जंग जीता जाता था वैसे वैसे उसके अंदर और पावर आती थी और वो चाहता था कि फर्दर और एरियाज़ को कॉन्कर करे, अपने कब्ज़े में ले लें। 1657 में उसके फादर, जिनके नाम शाहजहाँ था, वो बीमार पड़ गए और उन्होंने सोचा कि अब वो मर जाएंगे। तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बड़ी पोजीशंस दी, बड़े बड़े प्रोविंसेस में जहाँ पर पावरफुल आर्मीज़ थी उनको सपोर्ट करने के लिए। चारों लड़के जो थे, उनके बेटे थे, वो चाहते थे कि उनके वालिद के बाद उन्हें सल्तनत मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ तो था नहीं प्राइमोजेनेचर का। प्राइमोजेनेचर मतलब ये होता है कि बाप के बाद जो पहला बेटा होता है उससे सल्तनत मिलनी चाहिए, लेकिन मुगल्स के अंदर ऐसा रूल नहीं था। मुगल्स में रूल ये था कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा, उसे ही सल्तनत मिलेगी। शाहजहाँ फेवर कर रहे थे, यानी शाहजहाँ चाहते थे कि उनके सबसे बड़े बेटे को उनके बाद हुक्मरानी मिल जाए। बंगाल में शाह शुजा ने अपने आप को खुद ही इम्पीरियर बना लिया था, डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो है यहाँ का क्या हूँ, इम्पीरियर हूँ। बंगाल में शाह शुजा, जो कि सेकंड नंबर पे था, उसने कहा कि मैं खुद ही जो है, उसने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर लिया था कि मैं इम्पीरियर हूँ, रूलर हूँ। पहले तो औरंगज़ेब सपोर्ट कर रहा था मुराद को, जो कि सबसे छोटा था। और जब शाह शुजा और मुराद ने प्रूव कर दिया कि वो कमज़ोर हैं और हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं और उन्होंने पावर के लिए स्ट्रगल करना छोड़ दिया, अब दारा था औरंगज़ेब और उसके सल्तनत के बीच में। ठीक है, औरंगज़ेब के बीच में कौन आ रहा था? अब दारा बचा था। तो क्या होता है, 28 मई को 1656 को दोनों की आर्मीज़, दोनों भाइयों की आर्मीज़ आपस में लड़ाई करती हैं समूगढ़ पे, जो कि आगरा के करीब है। और इस सख्त बैटल में दारा का एलिफेंट मार दिया जाता है और उसके सोल्जर्स को भी मार दिया जाता है। और ये माना जाता है कि दारा भी मर गया होगा, तो इसीलिए लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन दारा जो है वो ज़िंदा होता है और वो भागकर कहाँ चला जाता है? पंजाब में चला जाता है, जहाँ का वो पहले भी गवर्नर रह चुका है। लेकिन पंजाबी जो है वो बहुत डरे हुए होते हैं औरंगज़ेब से, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि औरंगज़ेब उन पर भी हमला कर देगा। तो वो दारा को कहते हैं कि तुम लाहौर में मत आओ। इन डेस्परेशन यानी इन डिसअपॉइंटमेंट वो कहाँ चला जाता है, कहाँ पनाह लेता है? अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर उसका दोस्त, उसका गाइड जो है उसे धोखा देता है और उसे पकड़वा देता है, जिसके बाद दारा को और उसके बेटे को जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब हर कोई सरप्राइज़ होता है, हैरान होता है, क्योंकि शाहजहाँ जो है अपनी बीमारी से उठ खड़े हुए थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके बेटे औरंगज़ेब ने जो है वो सारी पावर ले ली थी। तो उसके वालिद को भी उसके आगे सरेंडर करना पड़ा, यानी उसको पोजीशन देने पे उसने भी हामी भर ली। अब यहाँ पर बात हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कैसा इंसान था? ठीक है, किस तरह का आदमी था? औरंगज़ेब इंडस्ट्रियस था, यानी हार्ड वर्किंग था, सेल्फ डिसिप्लिन था और बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदा था। इसका एम्बिशन जो है वो पावर गेन करना था, लेकिन वो पैसे और कंफर्ट के पीछे नहीं भाग रहा था। बस उसको शौक था कि उसको पावर मिले। वो वेल्थ के पीछे, पैसों के पीछे और आराम के पीछे नहीं भागता था, और वो सादे कपड़े पहनता था और सिंपल रहता था। उसके लिए उसका ईमान बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त जो है वो कुरान की कॉपीज़ बनाने में गुजार देता था, यानी कुरान को लिखता था। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा बेरहम था अपने दुश्मनों के साथ।
चाहे उसके किथ एंड क्लेन यानी उसके फैमिली फ्रेंड्स या दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है। किथ एंड क्लेन का मतलब क्या है, फैमिलीज एंड रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, ये साथ भी अगर वो उसके दुश्मन थे तो उनको भी वो नहीं छोड़ता था, ठीक है। बट प्रोबेबली नो मोर देन वॉज यूजुअल फॉर रूलर्स एट द टाइम। हो सकता है कि उस जैसा कोई रूलर उस वक्त ना हो, लेकिन क्या था कि ही ऑफन शोड काइंडनेस टू थोज अराउंड देम, लेकिन वो अक्सर उन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करता था जो उसके आसपास थे, लेकिन जो उसके साथ जो उसके खिलाफ खड़े होते थे उन्हें वो उस पौधे से हटा देता था। ही इंस्टिल्ड का मतलब है इंजेक्ट करना, यानी खौफ बिठा दिया था उसने अपनी दुश्मनों के दिलों में अपना, ठीक है। उसने अपने दुश्मनों के दिल में अपना खौफ बिठा दिया था, जिसकी वजह से वो इजीली रन कर पा रहा था, अपने मुल्क को चला पा रहा था, क्योंकि वो उनकी हिम्मत, दोस्त जो दुश्मन थे उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस पर अटैक करें। और इवन जो है वो जो उसके दुश्मन थे उन्हें उसकी जो है बहादुरी पे कोई डाउट नहीं था जंग के दौरान, कि अगर वो उसे जंग करेंगे तो वो बहादुर इंसान है, वो भागेगा नहीं, ये बात उसके दुश्मनों को भी पता थी। सोर्स ए में बात हो रही है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस के बारे में, कि उसके अंदर कैसी ह्यूमैनिटी, वो कैसा अच्छा बंदा था और किस किस्म का इंसान था। औरंगज़ेब की ह्यूमैनिटी और काइंडनेस के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक पनिशमेंट वो देता था वो क्या देता था, रिडक्शन ऑफ डिग्निटी, यानी उसे बेइज्जत करता था। जो अपना दुश्मन होता था उसको क्या करता था, बेइज्जत करता था। एंड दिस वॉज soon restored through the intercession and kind offices of men high in offices। और ये जो सज़ा, जो थोड़ी सी हल्की फुल्की सज़ा वो देता था, उसे ख़त्म करवाने में किसका हाथ था, वो हाई जो मैन ऑफिस में उसके बैठे हुए होते थे, उन्होंने कहा नहीं इतनी सज़ा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने उस सज़ा को बढ़ाने का कहा था औरंगज़ेब से, और इस वजह से ये जो उसके अंदर ह्यूमैनिटी और काइंडनेस थी वो फिर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे बात हो रही है हु डिड औरंगज़ेब हैव टू ओवरकम इन ऑर्डर टू बिकम एम्पीरियर, जो है इसको किसको हटाना पड़ा था एज अ एम्पीरियर बनने के लिए, ताकि वो उसको हुक्मरानी कर सके। वेयर व्हाट वर हिज मोटिव्स एंड बिलीव्स, और इसका मोटिव क्या था, इसका मकसद क्या था, और उसका बिलीव क्या था, वो क्या मानता था, ठीक है, क्या अपने अंदर उसका ईमान कैसा था। औरंगज़ेब जो है वो डिटरमाइन और स्ट्रिक्ट रूलर था, और उसने कोशिश की कि वो अपने एम्पायर को इस्लामिक लॉज के हिसाब से चलाए। उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ जो नॉन मुस्लिम्स के लिए थी वो कॉन्ट्रोवर्शियल थी, यानी वो लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे थे और जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उसके साथ, उनकी बहस वो मुबाहिसा चलता रहता था। ही ट्राई टू कंट्रोल पीपल्स मॉरल बिहेवियर बाय एंजॉइंग गुड डीड्स, वो चाहता था कि लोगों को इनकरेज करें अगर वो अच्छे काम करें, और रोके उन्हें बुरे कामों से, यानी जो हराम काम है इस्लामी कानून के मुताबिक। एज अ रूलर वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने ईमान को जो है इन्फोर्स कर सके, यानी जो है इम्प्लीमेंट करवा सके मुसलमानों के दरमियान, यानी वो मुसलमानों को भी चाहता था कि मुसलमान भी स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करें, इस्लाम को फॉलो करें। ही वेंट बैक टू द यूज़ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, उसने इस्लामिक कैलेंडर्स को जो है इस्तेमाल दोबारा स्टार्ट करवाया। अ काउंसिल ऑफ थियोलॉजियंस कहते हैं जो बंदा पढ़ा लिखा होता है ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो काउंसिल बनी हुई थी, उसमें उसने बनाया, और उसमें उन्होंने क्या बनाया, जो उसमें लोग बिठाए थे, उसने जो अपॉइंट किए थे, उन्होंने फतवाए अलमगीरा बनाई थी, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुक है इस्लामी कानून के लिए, ठीक है। जो इस्लामिक कानून के मुताबिक जो उन्होंने बुक तैयार की थी, एक काउंसिल उसने बना दी थी, और उन जो नंबर ऑफ़ पीपल जो रिलीजियस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, जिन्होंने पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने एक बुक बनाई, और उस बुक का नाम क्या था, फतवाल आलमगीरा था। इसका मेन एम्बिशन एज ए रूलर ये था कि वो अपनी अथॉरिटी को पूरे इंडिया में ले ले, यानी इंडिया उसके पूरे कंट्रोल में आ जाए, और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने हर तरीके से जितने भी इसके पास रिसोर्सेज हैं उन सब का वो इस्तेमाल करे। होप आपको जैसे फर्स्ट 2 पेजेस समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।